वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जिम्नोस्पर्म के जनन संबंधी लक्षणों के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने जिम्नोस्पर्म के कई लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम जिम्नोस्पर्म के जनन संबंधी लक्षणों उस बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिए, जिम्नोस्पर्म में जनन संबंधी लक्षण कौन कौन से होते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो आप ध्यान दीजिए, जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो ये जिम्नोस्पर्म किस प्रकार के पादप है, तो जिम्नोस्पर्म में आप देखिए तो नर और मादा पादप होते हैं, वो अधिकांश में अलग अलग होते हैं। यानी किस प्रकार के पादप होते हैं, एक लिंग्याश्री पादप होते हैं, डायोसियस प्लांट्स होते हैं। तो किस प्रकार के प्लांट होंगे, एक लिंग्याश्री होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, डायोसियस होते हैं। यानी नर और मादा पादप अलग अलग होते हैं। नर पादप और मादा पादप होंगे वो सामान्यतः क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ में एक साथ भी होते हैं जिसमें एक ही पादप पर दोनों शंकु उपस्थित होते हैं, जैसे कि हम पाइनस में देखेंगे नर शंकु और मादा शंकु होते हैं, वो एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं। या साइकस में हम देखेंगे तो केवल नर शंकु ही होते हैं। ये इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि इनमें पादप अधिकांशतः एक लिंगी होते हैं, यानी एक लिंग्याश्री होते हैं, जिसमें नर पादप और मादा पादप अलग अलग होते हैं, परंतु कुछ में साथ भी देखे जाते हैं। ये हमें विशेषता ध्यान रखनी है। ये आप ध्यान दीजिए कि सभी जिम्नोस्पर्म में विशेष लक्षण आपको ध्यान रखना है। सभी जिम्नोस्पर्म है वो किस प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सभी जिम्नोस्पर्म होते हैं वे विषम बीजाणु होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं। यानी सभी जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। हमने देखा था टेरिडोफाइट में सबसे पहले विषम बीजाणुकता का उद्भव हुआ था। विषम बीजाणुकता में आप देखिए 5 वर्ग हमने पढ़े थे, जो कि विषम बीजाणु और बाकी वाले सम बीजाणु होते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जिम्नोस्पर्म होते हैं सभी किस प्रकार के होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु का मतलब क्या हुआ, 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। यानी इसमें कितने प्रकार के बीजाणु बनते हैं, 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु या जिसे हम माइक्रोस्पोर कहेंगे, और दूसरे कौन से बीजाणु बनेंगे, गुरु बीजाणु, या जिसे हम क्या कहेंगे, तो गुरु बीजाणु या गुरु बीजाणु को ही हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोर कहा जाता है। तो इसमें 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं, लघु बीजाणु एवं गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार के हो गए, विषम बीजाणु होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, लघु बीजाणु का निर्माण होता है वो किस में होता है, लघु बीजाणु धानी में होता है। लघु बीजाणु का निर्माण होगा वह किस में होगा, लघु बीजाणु धानी में। यानी इसमें बीजाणु बनते हैं वे बीजाणु अगुणित होंगे, और अगुणित बीजाणु बनते हैं वो किस में बनते हैं, बीजाणु धानियों के अंदर बनते हैं। लघु बीजाणु बनेंगे वह लघु बीजाणु धानी में बनते हैं, जबकि गुरु बीजाणु बनते हैं वो किस में बनते हैं, गुरु बीजाणु धानी में बनते हैं। तो इसमें गुरु बीजाणु बनेंगे वो गुरु बीजाणु धानी में, और लघु बीजाणु बनेंगे वो लघु बीजाणु धानी में बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और लघु बीजाणु धानी होगी, ये लघु बीजाणु धानियाँ मिलकर के और किसका निर्माण करती हैं, लघु बीजाणु धानियाँ मिलकर के और लघु बीजाणु पर्ण का निर्माण करती है, यानी माइक्रोस्पोरोफिल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु पर्ण का निर्माण करेगी। इसी प्रकार से गुरु बीजाणु धानियाँ होती है, ये मिलकर के और गुरु बीजाणु पर्ण का निर्माण करती है, मेगा स्पोरोफिल का निर्माण करती है। और गुरु बीजाणु पर्ण होती है, बहुत सारी गुरु बीजाणु पर्णें होगी, ये मिलकर के और किसका निर्माण करेगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत सारी गुरु बीजाणु पर्णें मिलकर के और किसका निर्माण करती है, तो आपको ध्यान रखना है लघु बीजाणु मिलकर के और शंकुनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम नर शंकु या मेल कौन कहा जाता है। और जो है ये आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण करेगी, मादा शंकु का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होगा, नर शंकु और मादा शंकु का निर्माण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो जिम्नोस्पर्म में वो किस प्रकार के होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं, जिसमें लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु से लघु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु होते हैं वो गुरु बीजाणु धानी में बनते हैं। गुरु बीजाणु धानी और लघु बीजाणु धानी होते हैं, ये क्रमशः बीजाणु पर्णों पर विकसित होती हैं,
जिन्हें हम क्रमशः लघु बीजाणु धानी के लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु धानी गुरु बीजाणु पर्ण पर विकसित होती है। और लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण मिलकर के शंकु समान संरचनाएं बनाती है, अलग अलग शंकु बनते हैं। और लघु बीजाणु पर्णों का शंकु होता है उसे नर शंकु कहेंगे, जबकि गुरु बीजाणु पर्णों का शंकु होता है उसे हम क्या कहेंगे, मादा शंकु कहते हैं। तो ये दो प्रकार के इसमें शंकु बनते हैं, नर शंकु और मादा शंकु बनते हैं। ये दोनों प्रकार के शंकु उपस्थित होते हैं एक ही पादप पर या अलग अलग पादप पर, परंतु आप ध्यान दीजिए साइकस में मादा शंकु का अभाव होता है। साइकस में मादा शंकु का क्या होता है, अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। बाकी सभी पादपों में मादा शंकु और नर शंकु दोनों उपस्थित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। लघु बीजाणु होगा, उस लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जबकि आप ध्यान दीजिए तो गुरु बीजाणु होगा उसे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। कैसे होता है हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इनका प्रारंभिक पादप होगा जिसे हम क्या कहेंगे, बीजाणुद्भिद कहते हैं, स्पोरोफाइटी कहते हैं। मुख्य पादप शरीर कैसा होगा, बीजाणुद्भिद होता है। तो ये बीजाणुद्भिद होगा वो कैसा होगा, द्विगुणित होता है। यहाँ भी आप ध्यान दीजिए मुख्य पादप शरीर होता है वो कौन सा होगा, नर और मादा दोनों में मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है, यानी द्विगुणित होता है। अधिकांश में ये अलग अलग उपस्थित होता है। और आप ध्यान दीजिए नर बीजाणुद्भिद होता है उससे किसका निर्माण होगा, क्रमशः उस पर नर शंकु का निर्माण होगा। तो नर शंकु का निर्माण होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये मेल कौन बनेगा और यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है मादा शंकु का निर्माण होगा, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, यानी फीमेल कौन का निर्माण होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो दो प्रकार के कौन बनेंगे, नर शंकु, और दूसरे कौन से बनेंगे, मादा शंकु बनते हैं। अब ध्यान दीजिए नर शंकु होंगे उनका निर्माण किससे होगा, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर लघु बीजाणु पर्ण मिलकर के किसका निर्माण करती है, इनका निर्माण, तो लघु बीजाणु पर्ण होगी। ये लघु बीजाणु पर्ण या लघु बीजाणु पर्ण को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणु पर्ण होती है, इससे नर शंकु का निर्माण होगा। और गुरु बीजाणु पर्ण होगी उससे किसका निर्माण होगा, तो आप ध्यान दीजिए गुरु बीजाणु पर्ण होती है, ये गुरु बीजाणु पर्ण मिलकर के और मादा शंकु का निर्माण करती हैं। तो मेगा स्पोरोफिल मिलकर के इसका निर्माण करती हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए लघु बीजाणु पर्ण होती हैं उसमें क्या उपस्थित होते हैं, तो आपको लघु बीजाणु धानियां उपस्थित होती हैं। इनके अंदर क्या उपस्थित होगी, लघु बीजाणु धानी उपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, लघु बीजाणु धानी उपस्थित होती है। यहाँ पर गुरु बीजाणु पर्ण होगी उसमें कौन सी धानी उपस्थित होगी, गुरु बीजाणु धानी उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु धानी उपस्थित होती है। गुरु बीजाणु धानी होती है, उस गुरु बीजाणु धानी उपस्थित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, बीजांड कहा जाता है। गुरु बीजाणु धानी होगी उसके बाहर की ओर आप ध्यान दीजिए तो एक स्तरीय आवरण उपस्थित होता है जिसके बाहर फल भित्ति अंडाशय भित्ति का अभाव होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से गुरु बीजाणु धानी और लघु बीजाणु धानी बनेगी। अब गुरु बीजाणु धानी होगी और लघु बीजाणु धानी बनती है, उसमें आप ध्यान दीजिए गुरु बीजाणु धानी होगी उसके अंदर उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर गुरु बीजाणु और लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी मियोसिस होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है। और जिससे आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन से, और लघु बीजाणु कैसे होते हैं, अगुणित। यहाँ तक ये डिप्लॉइड थी, अब कौन सी पीढ़ी बन गई है, हैप्लॉइड पीढ़ी का निर्माण हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए बीजांड होता है, उस बीजांड के अंदर आप देखेंगे तो इस प्रकार से बीजांड होगा, और बीजांड होता है उसके अंदर पूरा टिश्यू भरा हुआ रहता है, उत्तक भरा हुआ रहता है, और उस उत्तक को हम क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। ध्यान दीजिए बीजांड के अंदर उत्तक भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड काय या न्यूसेलस कहते हैं। बीजांड काय कहेंगे या इसे हम क्या कहेंगे, न्यूसेलस कहते हैं। इस प्रकार से होता है, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। ये इसमें जो बीजांड होता है वो किस प्रकार का होता है, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है। तो ये इस प्रकार से ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड होगा, और बीजांड के अंदर आप ध्यान दीजिए तो पूरा उत्तक भरा हुआ रहता है, और उस उत्तक को हम क्या कहते हैं, इसके अंदर पूरा उत्तक भरा हुआ है और उस उत्तक को हम बीजांड काय उत्तक कहते हैं। तो इसके अंदर उत्तक भरा रहेगा और उस उत्तक को हम क्या कहते हैं, बीजांड काय उत्तक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए इस प्रकार का उत्तक होता है ये बीजांड काय उत्तक। इस बीजांड काय उत्तक की कोशिकाएं कैसी होगी, द्विगुणित होगी, N2N होगी,
ये हमें ध्यान रखना है। तो द्विगुणित होती है। अब इस द्विगुणित बीजांडकाय का उत्तक होता है, उस उत्तक में से कुछ कोशिकाएं होती है, उसमें एक कोशिका बड़े आकार की हो जाती है और इस बड़े आकार की कोशिका होती है, इसे मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं, इन्हें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाएगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो जाएगा, मदर सेल्स का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये कैसी होगी? द्विगुणित होती है। और इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप इससे कितने गुरु बीजाणु बनेंगे? 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसमें कुल कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ भी 4 कोशिकाएं बनेगी, यानी 4 सेल्स बनेगी, उसमें से 3 होगी वो नष्ट हो जाएगी, 3 क्या हो जाएगी? नष्ट, डीजनरेट हो जाएगी। एक शेष रहेगी जिसे हम सक्रिय गुरु बीजाणु कहेंगे। एक शेष रहेगी जिसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। तो इस प्रकार से सक्रिय गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करेगा। और ये सक्रिय गुरु बीजाणु होगा, इस सक्रिय गुरु बीजाणु में बार बार क्या होगा? विभाजन होगा, यानी सक्रिय गुरु बीजाणु में विभाजन होगा और उससे किसका निर्माण होगा? तो आपको ध्यान रखना है, सक्रिय गुरु बीजाणु होगा उससे 2 या 2 से अधिक क्या बनती है? स्त्रीधानी बनती है। 2 या 2 से अधिक क्या बनेगी? स्त्रीधानी बनती है। 2 या 2 से अधिक क्या बनेगी? स्त्रीधानी बनती है। और साथ में इनकी कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होगा? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इनकी कोशिकाएं होगी सक्रिय गुरु बीजाणु की, उनमें विभाजन होने से पूरा उत्तक बनेगा जिसे हम भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। और एंडोस्पर्म के अतिरिक्त इसमें 2 या 2 से अधिक क्या बनती है? स्त्रीधानी बनती है। और स्त्रीधानी के अंदर ही किसका निर्माण होगा? अंड का निर्माण होगा, एग का निर्माण होगा। तो स्त्रीधानी के अंदर किसका निर्माण होगा? अंड का निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है, जो कि किस रूप में काम करता है? मादा युग्मक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से मादा युग्मक का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये मादा युग्मक बनेगा। तो ये पूरी प्रोसेस हमें ध्यान रखनी है, किसमें होगी? तो ये प्रोसेस पूरी होगी वह गुरु बीजाणुधानी के अंदर होती है। यानी गुरु बीजाणुधानी या बीजांड होता है जो कि यूनिटेगमिक होता है, एक अध्यावरणीय होता है, उसके अंदर इस प्रकार की प्रोसेस होगी। यहाँ पर ये लघु बीजाणु बनेंगे। इस लघु बीजाणु से आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण होता है? ये लघु बीजाणु होते हैं, यही आगे जाकर के किस रूप में काम करते हैं? परागकण के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु होंगे, ये परागकण के रूप में कार्य करते हैं। यानी लघु बीजाणु और लघु बीजाणु ही होंगे, ये किस रूप में काम करेंगे? परागकण के रूप में कार्य करते हैं। तो लघु बीजाणु होंगे, उसे ही हम क्या नाम देते हैं? पोलन ग्रेन कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। और परागकण के अंदर किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का निर्माण होता है। जबकि यहाँ मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी। बीजांड क्या? न्यूसेलस की कोशिका, जिनकी एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगी, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनेगी, 3 नष्ट हो जाएगी, एक कार्य करेगी जिसे हम सक्रिय गुरु बीजाणु कहेंगे। और सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिकाओं से भ्रूणपोष एवं 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानियों का निर्माण होता है। स्त्रीधानियां होती हैं, उसके अंदर किसका निर्माण होगा? अंड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा होगा। ये तो जो न्यूसेलस है वो तो इसके पोषण में उपयोग हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या बन जाएगी? 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी बन जाएगी। और इसके बाहर की और यहाँ पर पूरा उत्तक बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा, एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाएगा। ये स्त्रीधानी या आर्किगोनिया का इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। तो यहाँ ये प्रोसेस हमें आगे ध्यान रखनी है। ध्यान दीजिए, अब क्या हो गया? यहाँ नर युग्मक बन गया। यहाँ पर जो गुरु बीजाणुधानी उसके अंदर बीजांड के अंदर अध्यावरण के नीचे की ओर कोशिका होगी, जैसे न्यूसेलस कोशिका, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। मेगास्पोर मदर सेल्स का निर्माण होगा। और मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने से किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इससे क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं, वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड प्रकार के होंगे, अर्धसूत्री विभाजन से बन रहे हैं, जिसमें से
तीन होते हैं वे तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एक शेष रहेगा जिसे हम सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। तो ये सक्रिय गुरु बीजाणु इस प्रकार से बन जाएगा। सक्रिय गुरु बीजाणु में विभाजन होने के फलस्वरूप इसमें एक तो किसका निर्माण हो जाएगा, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा, एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म होता है वह हैप्लॉइड प्रकार का होता है, अगुणित प्रकार का होता है, क्योंकि निषेचन से पहले ही बन जाता है। जबकि हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। तो ये त्रिगुणित होगा, यहाँ पर कैसा होगा, अगुणित, क्योंकि यहाँ पर त्रिसंलयन की प्रक्रिया एवं द्विनिषेचन की प्रक्रिया जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। भ्रूणपोष कैसा होगा, एंडोस्पर्म कैसा होगा, अगुणित होता है। और भ्रूणपोष के साथ में क्या बनेगी, स्त्रीधानी का निर्माण होगा। स्त्रीधानी या जिसे हम आर्कीगोनिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आर्कीगोनियम या स्त्रीधानी का निर्माण होगा, आर्कीगोनिया का निर्माण हो जाएगा। आर्कीगोनिया स्त्रीधानी के अंदर ही किसका निर्माण होगा, अंड या एग का निर्माण होता है। अंड या एग होता है, यही किस रूप में काम करता है, मादा युग्मक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से मादा युग्मक बन जाएगा। अब मादा युग्मक बनने के बाद नर युग्मक होगा, ये कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचता है, यानी स्त्रीधानी तक पहुँचेगा। और स्त्रीधानी कहाँ पर उपस्थित है, गुरु बीजाणु, और गुरु बीजाणु धानी होगी, उस गुरु बीजाणु धानी के गुरु बीजाणु पर्ण तक पहुँचेगा। और पहुँचेगा किसके माध्यम से, हवा के द्वारा, हवा के द्वारा। और इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। इस प्रकार के परागण को हम क्या कहेंगे, वायु परागण। और वायु परागण के माध्यम से, हवा के माध्यम से नर युग्मक होगा, वह लघु बीजाणु धानी से बाहर की ओर मुक्त हो जाएगा। और बाहर की ओर मुक्त होने के बाद में ये जो नर युग्मक है वो वायु के द्वारा कहाँ तक पहुँच जाएगा, स्त्रीधानी तक। और स्त्रीधानी में, स्त्रीधानी तक पहुँचने के बाद में स्त्रीधानी के अंदर यह नाल युग्मी प्रकार का निषेचन करेगा, साइफोनोगेमी प्रकार का निषेचन करेगा, यानी पराग नलिका का निर्माण करेगा। देखो ये इस प्रकार से क्या है, स्त्रीधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये तो क्या हो गया, बीजांड। बीजांड के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये पूरा है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या है, आर्कीगोनिया स्त्रीधानी है जिसके अंदर अंड उपस्थित है। अब क्या होता है, जैसे ही परागकण है वह कहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ तक पहुँचने के बाद में इसमें क्या होगा, एक नलिका का निर्माण होगा जिसे हम पराग नलिका कहते हैं। ये पराग नलिका वृद्धि करते हुए कहाँ तक पहुँच जाती है, अंड तक पहुँच जाती है। और जो नर युग्मक इसके अंदर होता है, परागकण के अंदर, ये परागकण है उसके अंदर जो नर युग्मक होगा, ये नर युग्मक होता है, ये नर युग्मक अंदर की ओर मुक्त कर दिया जाता है, नर युग्मक मुक्त कर दिया जाएगा। और दोनों युग्मक आपस में क्या कर लेंगे, संलयन कर लेंगे इस प्रकार से। और दोनों युग्मक संलयन करने के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसमें निषेचन किस प्रकार का होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, निषेचन होता है वह साइफोनोगेमी प्रकार का होता है। साइफोनोगेमी यानी इस प्रकार का निषेचन जो कि जिसमें नर युग्मक होता है वह अगतिशील होता है। नर युग्मक होगा वह कैसा होता है, अगतिशील होता है। इसमें देखो जिम्नोस्पर्म के निम्न वर्ग के जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनके अंदर तो नर युग्मक गतिशील होता है, पक्षमाभ उपस्थित होते हैं, कशाभिका उपस्थित, जिसके कारण से यह जो गतिशील होता है। और जिसमें जूडियो साइफोनोगेमी प्रकार का निषेचन होगा, यानी नर युग्मक गति करेगा वह तो किसके माध्यम से करेगा, उन कशाभ के माध्यम से, और नलिका का निर्माण होगा। तो जूडियो साइफोनोगेमी प्रकार का निम्न जिम्नोस्पर्म में निषेचन होता है। जबकि आप ध्यान दीजिए उच्च जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें साइफोनोगेमी प्रकार का यानी पराग नलिका के माध्यम से नर युग्मक होगा वह मादा युग्मक तक पहुंचता है, यानी स्त्रीधानी के अंड तक पहुंचता है। और इस तक पहुंचने के बाद में ये नर युग्म अंड भी अगुणित है और नर युग्मक भी अगुणित है। इनके आपको ध्यान रखना, निषेचन के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण होगा, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होगा। युग्मनज बनेगा या क्या बनेगा, इसे हम जाइगोट भी कहते हैं। और युग्मनज या जाइगोट कैसा होगा, द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और द्विगुणित युग्मनज होगा, उस युग्मनज से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का। और ये युग्मनज के बाहर उपस्थित जो बीजांड होता है उस बीजांड से किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। बीज के बाहर की ओर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर फल भित्ति होती, अगर फल भित्ति का निर्माण होता तो वो किससे होगा, अंडाशय भित्ति से। अंडाशय भित्ति होती नहीं है, इस कारण से फल का निर्माण, तो मैंने यही कहा था आपको भ्रूण का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, परंतु आप ध्यान दीजिए इसमें फल का निर्माण नहीं होता है। इस कारण से बीज होते हैं वे प्रारंभिक से लेकर के अंत तक कैसे रहते हैं, नग्न रहते हैं। और ये बीज होंगे, इनके अंकुरण के फलस्वरूप नया जो बीजाणुविद है वो पादप बन जाता है। इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म के अंदर जीवन चक्र देखा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है,
जिम्नोस्पर्म के अंदर जीवन चक्र किस प्रकार से देखा जाता है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि नर शंकु और मादा शंकु, गुरु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण, इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस होगी। और जिसके फलस्वरूप इसमें 2-3 सवाल आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है वे हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होता है, हैप्लॉइड प्रकार का होता है। उसका कारण भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये निषेचन से पहले ही बन जाता है और निषेचन से पहले बनने के कारण से ये कैसा होगा, अगुणित होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसमें जो हमेशा परागण होता है वो किस प्रकार का होता है, वायु परागण होता है। परागण का मतलब क्या हुआ, नर युग्मक या पराग कण का स्त्री धानी तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो परागण की क्रिया होती है वायु परागण होता है। और इसमें निषेचन किस प्रकार का होगा, साइफोनोगैमी प्रकार का होता है। इसमें अंडाशय भित्ति का अभाव होता है, फल का अभाव होता है, जिसके कारण से बीज कैसे होंगे, नग्न होंगे, भ्रूण का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा और बीज अंकुरण होकर के वापस से किसका निर्माण करेगा, बीजाणुविद पीढ़ी का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो जिम्नोस्पर्म है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पीढ़ी एकांतरण के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट अगला हमारा जो टॉपिक रहता है वो एंजियोस्पर्म रहता है, परंतु एंजियोस्पर्म में वो आपके जो संशोधित सिलेबस है उसमें हटा दिया गया है। इस कारण से हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, वो किसके बारे में करेंगे, पीढ़ी एकांतरण या लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।